दूरदर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और वर्षा के मौसम में अमूमन मनुष्य को, पशु पक्षियों को और वनस्पतियों को भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम विशेषकर बात करेंगे सेब से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में और उससे जुड़े निदानों के बारे में। और इसके लिए हम कार्यक्रम में आज आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर मिसेज अंजना जस्टा को, जो हॉर्टिकल्चर विभाग नवबहार में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सेब की फसल में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि स्कैब, माइट और समय से पूर्व सेब की पत्तियों का झड़ जाना या प्रीमेच्योर लीफ फॉल जिसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेब की फसल जो है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इससे पहले कि हम इसके बीमारी के बारे में जानें तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सेब का क्या महत्व है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, भारत में हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। आज जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, वैसे इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्पादन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बाद भारत में इसका दूसरा स्थान आता है। आज हिमाचल प्रदेश का जो हम टोटल क्षेत्रफल देखें तो बागवानी के अंतर्गत लगभग 2.32 लाख हेक्टेयर के आसपास का है, जिसमें से सिर्फ सेब का ही अगर हम देखें तो 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिर्फ सेब के ही अंदर आता है। जो अगर हम सब फलों के से इसका कंपैरिजन करें तो ये लगभग 51% की इसके क्षेत्रफल की कंट्रीब्यूशन है। और वहीं इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन भी सारे फलों के उत्पादन के कंपैरिजन में लगभग इसका कंट्रीब्यूशन 80% रहता है, 80%। अगर हम कहें कि अगर हमारा उत्पादन 100 किलो का रहता है पूरे सेब फल फसल का, तो सेब का उत्पादन 80 किलो है उसमें से, और 20 किलो बाकी फ्रूट का। तो अब हम ये जान सकते हैं कि इसका हिमाचल की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। तो यही हमारा इसकी इम्पोर्टेंस है। जी डॉक्टर साहब, आर्थिक रूप से अगर हम सेब की बात करें तो इसका क्या महत्व रहा है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खास तौर पे? आप अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में खासकर जो सेब बहुल क्षेत्र हैं, जैसे आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट होगी, आपका कुल्लू, मंडी, सिरमौर, जहाँ पे किन्नौर, जहाँ पे सेब उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, इसमें से भी शिमला सबसे अग्रिम है। हिमाचल में से अगर हम सारे डिस्ट्रिक्ट की सेब के जहाँ सेब होता है, अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें तो शिमला जिले में कम से कम 40,000 हेक्टेयर में सिर्फ हमारा सेब ही होता है। तो इससे लोगों की आर्थिकी बहुत मजबूत हो गई है। सब लोगों, खासकर शिमला जिले में तो लोगों की आर्थिकी सेब पे ही निर्भर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि सेब आपने जैसे बताया कि इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि वर्षा ऋतु में सेब में कौन कौन से ऐसे रोग हैं और कीट हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, उसका प्रकोप उसे होता है? हम सब जानते हैं सेब में कई तरह की बीमारियां और कीट का प्रकोप होता है और उसे हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु में मुख्यतः आपका स्कैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्कैब बीमारी की। दूसरे पे हमारा आता है प्रीमेच्योर लीफ फॉल, जिसे हमें असामयिक पतझड़ भी कहते हैं, या कह सकते हैं हम कि समय से पूर्व पत्तों का झड़ना। और फिर पत्तों पे धब्बे, और ये धब्बे आप कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम दें तो ऑल्टरनेरियर लीफ स्पॉट भी कहते हैं। अगर हम रोगों की बात करें, कीटों की बात करें, तो कीटों में सबसे प्रमुख माइट है, जो सेब की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, स्कैब जो आपने बीमारी बताई है, ये किस प्रकार का रोग है? स्कैब की अगर हम बात करें तो स्कैब हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1983 में आया था, और उस वक्त भी इसने बहुत नुकसान किया था। सेब की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस बारे में। जो ये रोग है एक, ये फूंद से होता है, जिसका नाम फंगस है। फंगस, हाँ, हम फंगस कह सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में फूंद है, जिसको जो है जिसका नाम वेंचुरिया इनक्वेलिस है।
और ये पत्तों और फलों दोनों को ही प्रभावित करता है। अगर हम पत्तों की बात करें कि पत्तों में इसके किस तरह के लक्षण होते हैं, दिखाई देते हैं पत्तों में, तो पत्तों में आमूमन हरे रंग के, जैतूनी हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और पत्तों की ये दोनों तरफ होते हैं, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी उसको इफेक्ट करे। अगर हम सैंपल भी देखें तो ये आप जी दर्शकों, डॉक्टर साहब हमारे लिए सैंपल भी लाए, आप इसे देख बागवान सकते हैं। लोग देख सकते हैं। ये देखो, इसके ये धब्बे, ये स्कैब के धब्बे हैं और दोनों तरफ ये दिखाई देते हैं। ये बैक साइड से है और ये ऊपर से हैं। ये बागवान भाई हमारे देख सकते हैं पत्तों के धब्बे। और इसी तरह से ये फल पे भी आता है। फल पे भी इसके हरे जैतूनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में काले रंग के और सख्त हो जाते हैं, कॉर्कनुमा सख्त हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारे स्कैब के धब्बे हैं। और ये बहुत सख्त, देख सकते हैं कि कितने सख्त हैं, ये बिल्कुल कठोर हो गए हैं। और इससे सेब का अगर अब आप आकार देखेंगे तो आकार भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बिल्कुल जैसे सेब का आकार होता है वैसा ये नहीं रह गया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह के आपके रोग से ग्रसित है सेब, तो उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। बागवानों को मार्केट में इसके दाम भी कम मिलेंगे। अगर बागवान ये इस तरह के संक्रमित सेबों को स्टोर करेंगे तो वो सड़ जाएंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर रोग कह सकते हैं कि जो सेब को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसको होने की आशंका कितनी ज़्यादा होती है डॉक्टर साहब, और किन किन परिस्थितियों में हम स्कैब की बीमारी हमारी फसल को प्रभावित कर सकती है? ज़्यादातर ये देखने में आता है कि जो हमारे पिछले वर्ष की पत्तियां गिरी हुई होती है तो उस पे इसका संक्रमण रहता है। और जैसे इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण का मतलब है कि अगर आपके मई जून में बारिशें होगी, बहुत बारिशें होगी, तो इसका संक्रमण पत्तों में आ जाता है और पत्तों को प्रभावित करता है। मतलब कह सकते हैं कि नमी जो है इसके लिए मतलब प्रमुख कारण है कि अगर आपका इसके मई जून में नमी, वातावरण में बहुत नमी बनी रहे तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो दूसरी इसकी परिस्थिति ये भी होती है कि बागवान लोग जनरली देखा गया है कि जो उनके नेग्लेक्टेड बगीचे होते हैं या ऑफ ईयर चल रहा है कि इस साल सेब नहीं है, तो वो छिड़काव करना छोड़ देते हैं कि हाँ अगर हमारे सेब नहीं लगे तो हम किसी भी केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे। तो उससे भी ये फैलता है। एक के बगीचे में जहाँ पे नेग्लेक्टेड ऑर्चर्ड होंगे वहाँ पे आ जाएगा पहले, फिर बाकी आसपास के बगीचे में भी इसका संक्रमण हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है इसके फैलने का। जी, तो डॉक्टर साहब स्कैब की जो बीमारी होती है, जब कोई भी बागवान अपने बगीचे में देखे इसके शुरू के लक्षण की स्कैब की बीमारी मेरे सेब को हो रही है, पत्तियों में दिखें, तो वो किस तरह से उसको रोकथाम करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है? यानी कि इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, दवाइयाँ हैं या और क्या चीज़ें बागवान कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे पहले हम जैसे कह चुके हैं कि पिछले वर्ष की गिरी हुई पत्तियों में इसका संक्रमण रहता है। तो हम बागवान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जो उनके नीचे बगीचे में गिरी हुई पत्तियां हैं तो नवंबर दिसंबर में आप उनको इकट्ठा करें, किसी गड्ढे में डाल दें सड़ाने के लिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो 5% यूरिया, जिसको हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाएं और अपने बगीचे में उसका नीचे बेसिन में स्प्रे करें, जिससे कि ये इसको सड़ने में मदद मिलती है। तो इसकी वजह से भी अगर बागवान ये प्रिकॉशंस लें तो इससे भी हमारा काफ़ी हद तक स्कैब कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद अगर जब आपके ग्रीन टिप में पौधा आ जाता है स्प्रिंग में, तो उससे वहाँ से लेकर आप छिड़काव सारणी यूज़ करें। जो दवाइयाँ उसमें दी गई हैं, निर्धारित की गई हैं विभाग द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसको आप स्प्रे करें समय समय पर। कोई अपनी मर्जी से दवाई बागवान ना डालें, अपनी मर्जी से कोई उसकी मात्रा ना डिसाइड करे कि मैंने इसको ज़्यादा डालना या कम डालना है। जो उसमें निर्धारित की गई दवाइयाँ हैं, निर्धारित की गई मात्रा है, उसी का ही प्रयोग करें। जैसे कि मैं आपको एक स्प्रे शेड्यूल दिखा सकती हूँ बागवानों को। ये विभाग का
विभाग द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा स्प्रे शेड्यूल हर वर्ष बागवानों के लिए तैयार किया जाता है और इसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। जिस तरह से ये दवाइयाँ हैं, ग्रीन टिप से लेकर शुरू हो जाती है इसकी स्प्रे। कई बागवान लोग कोई भी एक स्टेज मिस कर लेते हैं या शुरू में ग्रीन टिप पे कई बार नहीं डालते हैं लोग दवाइयाँ, लेकिन उस टाइम भी इसका संक्रमण पौधों पे आ जाता है। तो वहाँ से लेकर ग्रीन टिप से लेकर आपने दवाइयाँ डालना शुरू कर देनी है। जैसे आपकी दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, डोडीन है, मेनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, हेक्साकोनाजोल है, ये सारी दवाइयाँ इसमें पूरी लिस्ट दी गई हैं, पूरी मात्रा दी गई है। तो उस हिसाब से बागवान अपने बगीचे में इसकी समय समय पर स्प्रे करते हैं, इससे इसका नियंत्रण हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात करी अभी पुरानी पत्तियां जो बगीचों में होती हैं उन्हें वो डिस्पोज कर दें या किसी तरह से उसका निजात पा लें उससे, तो क्या कोई ऐसी हमारी जो घरेलू खाद भी होती है किसी उपयोग आ सकती है क्या सेब के बगीचों में? हाँ, इसके खाद भी गड्ढे में खाद बनाने के लिए इन पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं हम। जी, गड्ढा एक बना दिया, वहाँ सारी पत्तियाँ इकट्ठी करके उसमें डाल दी तो इसकी खाद भी बन सकती है। लेकिन फिर वो इसका संक्रमण होने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। इससे अच्छा है कि उसको आप 5% यूरिया से डिकम्पोज कर लें। जी, कार्यक्रम में आप सभी का वापस स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सेब से जुड़ी बरसात में होने वाली बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, अब मैं बात करना चाहूँगी जो समय से पहले पत्तियों के झड़ने की समस्या बरसात में सेब के पौधे में देखी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ फल रह जाते हैं सेब के पौधे पर और पत्तियां सारी हम देखते हैं कि बगीचे में झड़ जाती हैं। ये किस प्रकार का रोग होता है पेड़ के पौधे में, क्या कारण होते हैं इसके? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, कई बार आप बगीचे में जब जाते हैं, बागवान भाई जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके पेड़ पे सिर्फ फल ही रह गए हैं, पत्ते गिर गए हैं। तो इस रोग को हम अस्माइक पतझड़ भी कहते हैं या प्री मैच्योरली फॉल भी कहा जाता है। और ये भी एक फफूंद रोगी है जो आपके सेब को ग्रसित करता है। और ये जो रोग है ये भी पत्तों और फल दोनों को ही ग्रसित करता है, दोनों पे ही इसका प्रकोप दिखाई देता है। अगर हम पत्तों की बात करें तो पत्तों पे इसके लक्षण भूरे रंग के स्पॉट से शुरू होते हैं। जैसे कि आप किसान बागवानों को मैं इसके सैंपल दिखा सकती हूँ। आप देखेंगे ब्राउन कलर का स्पॉट, भूरे रंग का धब्बा, ये इसका शुरुआती लक्षण है। धीरे धीरे जैसे ये स्पॉट बढ़ता जाता है और तो इसका कलर ये देखेंगे बागवान भाई तो पीला पड़ गया है। अब जब ये पीला पड़ जाता है तो ये गिर जाता है, समय से पहले गिर जाता है और पेड़ पे सिर्फ फल ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जब पत्ते विभिन्न आपके पेड़ हो गए हैं तो पेड़ कमज़ोर हो जाएगा, अगले वर्ष की जो फसल होगी वो भी आपकी बाधित, उस पर भी नुकसान पड़ेगा। और अगर हम फ्रूट की बात करें, फल की बात करें, तो इस पे भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। उस पे भी इसके लक्षण इसी तरह से दिखाई देते हैं कि एक भूरे रंग का धब्बा दिखाई देगा पहले, उसके नीचे अगर हम धब्बे के नीचे देखेंगे वहाँ से उसका जो सेब है वो सड़ना शुरू हो जाता है भूरे रंग के धब्बे के नीचे से। तो ये उसको भी, फल को भी बराबर प्रभावित करेगा। इससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी अफेक्ट होता होगा। हम वही बात करें, जब आपका पत्ता पीला पड़ गया है उसको फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, फिर वो गिर जाएगा। जब गिर गया तो उसमें आपका फोटोसिंथेसिस पार्ट रुक गया और आपका सेब छोटा रह गया, उसकी मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलेंगे बाजार में दाम उनको बागवान भाइयों को कम मिलेंगे, अगले साल के लिए भी आपका वो फसल इफेक्ट हो गई है। तो ये आपकी ये भी गंभीर बीमारी है, इसको भी बागवान भाई इजी ना लें कि भाई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड इफेक्ट होते हैं और ज़्यादातर ये बरसात में ही होता है। अगर हम इसके कारण की बात करें, आपने पूछा कि इसका क्या कारण है, तो इसके कारण जैसे हम स्कैब में भी बात कर चुके हैं, ये मार्सोनिना, मतलब इसको मार्सोनिना ब्लॉच भी कहा जाता है। इस में भी आपका क्या होता है कि जो पिछले साल की गिरी हुई पत्तियां हैं उसमें इसका संक्रमण बना रहता है। जैसे ही आपकी बारिश होएगी मई जून में, तो इसका संक्रमण पत्तों पे आ जाता है बारिश की छींटों के साथ, तो उस पे ये स्पॉट बना देता है और धीरे धीरे स्पॉट बढ़ता है। जैसे हम पहले भी कह चुके कि पीला हो जाता पत्ता और गिर जाता है।
तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इसके नियंत्रण के लिए बागवान भाइयों को सबसे पहले तो यही बोलेंगे, जैसे स्कैब में भी हमने रोकथाम के लिए बोला है कि आप पत्तों को इकट्ठा कर लें, उनको सड़ा लें गड्ढे में डाल के, या 5% यूरिया कर लें। दूसरी बात है कि जब हम कह रहे हैं कि ये नमी की, अगर वातावरण में नमी रहती है तो इस रोग को बढ़ने में सहायता मिलती है। तो बागवान भाई अपने बगीचों को साफ रखें, उसमें घास ना उगने दें, झाड़ियाँ ना उगने दें, जिससे कि आपका वातावरण में नमी कम रहेगी और इस रोग को फैलने से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई दवाइयाँ वगैरह भी क्या उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है? इसके लिए भी हमारी दवाइयाँ, जैसे अब स्कैब के लिए जो स्प्रे शेड्यूल है, प्लस छिड़काव सारणी है, वही इसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे डोडिन होगी या और कोई दवाइयाँ, मिनकोजेब है, यहाँ पे और कोई कॉम्बो प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में, तो उसको भी हम इसके नियंत्रण के लिए यूज़ कर सकते हैं। छिड़काव सारणी मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को, कि ये छिड़काव सारणी है। ये हर साल विभाग और यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जाती है और हर साल इसमें कोई नया केमिकल आता है उसको रिकमेंड करते हैं, और जो पुराने केमिकल्स इफेक्टिव होते हैं वो दिए जाते हैं। तो उसको इस छिड़काव सारणी के हिसाब से बागवान अपने बगीचों में स्प्रे करते हैं टाइम। यानी कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि नमी से बचाया जाए, नमी से बचाया जाए, तो वो हर बीमारी का एक तरह से इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, तीसरी और आखिरी बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये माइट का जो प्रकोप होता है सेब के पौधे में, ये किस प्रकार का कीट है और इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि आप कीट, ये बहुत छोटा कीट है, मकड़ी जाति का कीट है, बहुत छोटा है, लेकिन सेब को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यूरोपियन रेड माइट जो लाल रंग का होता है, एक होता है 2 स्पॉटेड माइट, वो हरे और पीले रंग का होता है। लेकिन दोनों ही माइट जो होते हैं वो सेब के बगीचे को प्रभावित करते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा कीट है, लेकिन ये सेब के पत्तों से रस चूसता है। इसके जो शिशु होते हैं वो पत्ते से रस चूसते हैं और पत्ता धीरे धीरे उसका जो रंग है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता है वो जो पत्तों का कलर है वो तांबा कलर के हो जाते हैं और पौधा भी कमज़ोर हो जाएगा। आपको पता है, आपने पहले भी बात की कि फोटोसिंथेसिस की पत्तों का सबसे जो इम्पोर्टेंस है वो फोटोसिंथेसिस में है। तो अगर इसमें हरा कलर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होएगी, तो इससे पौधा भी कमज़ोर हो जाएगा। हमारे जो फल हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी गुणवत्ता भी पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हम बागवानों को यही सलाह दे सकते हैं कि बागवान भाई जो है अपने बगीचों में निरीक्षण करते रहें उसका, कि कहीं उसमें इस कीट का प्रकोप तो नहीं है। अगर उन्हें खुद नहीं पता चलता है तो उस पत्तों को निकाल के वो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर ज़्यादा इसका प्रकोप हुए, माइट एक पत्ते में अगर बहुत ज़्यादा माइट उनको दिखे तो आप इसकी स्प्रे करवा सकते हैं। स्प्रे आपकी जैसे हैं आपके कुछ केमिकल्स जो मार्केट में आते हैं वो भी हमारी छिड़काव सारणी में दिए गए हैं, जैसे आपका मैजिस्टर मेडन हो गया, ओबिरोन हो गया, ये कुछ केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं जो इसके लिए उचित हैं, इसके नियंत्रण के लिए। डॉक्टर साहब, अगर सरकारी मदद की बात करें, विभाग जो होते हैं हमारे सरकारी विभाग हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ये किसानों की किस तरह से मदद कर सकते हैं इन बीमारियों से, इन समस्याओं से निजात पाने में? क्या क्या ऐसे सरकारी योजनाएं या लाभ हैं जो किसान अवेल कर सकते हैं? अगर हम अपने उद्यान विभाग की बात करें तो सबसे पहले तो उद्यान विभाग इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हमारे स्प्रे शेड्यूल में छिड़काव सारणी में दवाइयाँ दी गई हैं, इन दवाइयों को 50% उपदान पे देता है। और ये दवाइयाँ हम हर किसान को, स्मॉल, मार्जिनल, बिग, हर किसान को दी जाती है। और इसके लिए आपको जो एक ज़रूरी चीज़ है ये उद्यान कार्ड पे उपलब्ध करवाई जाती है। जी, उद्यान कार्ड कोई ज़्यादा कुछ और चीज़ नहीं, एक राशन कार्ड की ही तरह होता है। उसमें किसान का पूरा बायोडाटा दिया जाता है, कहाँ का है, नाम क्या है, उसका पता, सब कुछ, और पौधों की संख्या जी, क्योंकि दवाइयाँ जो उनको दी जाती हैं वो उस हिसाब से दी जाती है कि उसका पास कितने पौधे हैं जी, उसका एरिया पौधे के अंदर कितना है, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स उसने लगाए हैं, तो उस हिसाब से बागवान विभाग उनको दवाइयाँ देता है 50%
उपदान पे। दूसरी जो बागवानों की सहायता विभाग करता है, वो जागरूकता शिविर लगाता रहता है, लोगों को अवेयर करवाता रहता है कि भाई आपने कौन सी दवाएं, जब खासकर आजकल जैसे बरसात में आपके बहुत सारे रोगों का, कीटों का प्रकोप हो रहा है, तो उनको उनके खेत पे भी जाके या फिर कहीं सबको इकट्ठा करके भी उनके बारे में पूरी जानकारी देता है कि आपने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन सी दवाइयाँ डालनी है, उनकी मात्रा क्या रखनी है, आपने प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो इस सब कुछ की जानकारी हमारे विभाग के अधिकारी उनको समय समय पर देते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी हमने जानकारी आपसे प्राप्त की, सेब की बीमारियों के कुछ लक्षण और इनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाने से पहले आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे बागवान भाइयों को? हम सबसे पहले तो मैं बागवान भाइयों से को यही सलाह दूंगी कि जो दवाइयाँ छिड़काव सारणी में दी गई हैं उसी का ही उपयोग करें। कि सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उसकी जो मात्रा होती है वो निर्धारित की गई होती है 200 लीटर पानी के लिए। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई ना डालें। अगर कोई उन्होंने अपनी मर्जी से दवाई मार्केट से ले भी ली है तो विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें कि इसकी क्या मात्रा होगी, इसका उचित समय डालने का क्या रहेगा। तो उस बिना उनके विशेषज्ञ के बगैर कभी नहीं डालें। दूसरी उनके लिए संदेश ये है कि आप कोई भी केमिकल मिक्स नहीं करें, 2 से ज़्यादा कोई भी केमिकल। आप अपने टाइम को बचाने के लिए कि आपने 2 केमिकल इकट्ठे डाल दिए या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें डाल दिया, तो ये बागवान भाई बिल्कुल नहीं करें। एक समय एक ही दवाई का प्रयोग करें। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बागवान भाइयों को कहना चाहती हूँ ये है कि जो हमारे छिड़काव सारणी में दवाइयाँ की मात्रा दी गई है वो 200 लीटर पानी के लिए है। तो बागवान भाई लोग, कई बार देखा गया है कि बागवान भाई अपना ड्रम भर देते हैं, उसमें 230 लीटर आए या 240 आए, 210 आए या 190 लीटर आए, तो उसमें वो मात्रा डाल देते हैं। तो बागवान भाई अपने उस ड्रम पे निशान लगा दें, किसी से परमानेंट निशान लगा दें कि उसका 200 लीटर पानी कहाँ तक आ रहा है, तो उसकी ही मात्रा वो 200 लीटर पानी के ही लिए है। तो ना मात्रा ज़्यादा रखें ना कम रखें, जितना निर्धारित है उतनी ही मात्रा उसमें डालें। और उनको सुझाव है कि अपने बगीचे को साफ रखें, उसमें नमी ना बनने दें। जी डॉक्टर साहब, जैसे हमारे युवा बागवान भी जो हैं, जो सेब की कल्टीवेशन करना चाहते हैं, ये लोग कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सेब के कल्टीवेशन के बारे में? और कहीं से भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर ये प्राप्त करना चाहे तो कौन से सूत्र हैं जहाँ से ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं? आप कृपया ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। अगर कोई भी युवा बागवान अब बागवानी के क्षेत्र में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो हमारे विभाग के कार्यालय हैं क्षेत्र में, हर डेवलपमेंट ब्लॉक में है। और उन छोटे पंचायत लेवल पे हमारे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स बैठते हैं, तो उनसे भी ले सकते हैं। नहीं तो हर जिले में हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स बैठते हैं, उपनिदेशक, या डायरेक्टरेट में हमारे हर लेवल पे ऑफिस होते हैं उद्यान विभाग के। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौनी में, उसके क्षेत्रीय अनुसंधान भी हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो कहीं भी जहाँ भी उनको जो उनके नज़दीक, उनके घर के नज़दीक है, जहाँ वो ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ वो अब इसके प्रति अपनी जानकारी ले सकते हैं कहीं भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।